दिल्ली में बड़ी हिंसा की साजिश थी। शनिवार को दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और उसके बाद वहां जमकर हिंसा शुरू हुई। ये सूचना जैसे ही गृह मंत्रालय में पहुंची तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से बात की है। उन्होंने हिंसा के मद्देनजर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति कंट्रोल में होने की बात कही। ये देखिए, बिल्कुल दीपेंद्र सर हमारे साथ हैं, बिल्कुल हम बात करेंगे। सर, आप एफआईआर के बारे में थोड़ा बता दीजिए और कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? जी देखिए, पुलिसकर्मी जितने घायल हैं इसका आकलन हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। सर, जैसा आपने बताया सर कि 40-50 पुलिसकर्मी इस शोभा यात्रा के साथ मौजूद थे जो चश्मदीद भी थे, तो उन्होंने क्या बताया है सर आप लोगों को? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये जो न्यूएंसेस है ये हम पूछताछ कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस पर बात सब इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है उन्हें बुलेट इंजरी लगी, तो क्या फायरिंग हुई है सर? यस, उसका हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। और सर, क्या पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है या आपने आंसू गैस के गोले छोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और ये सारा चीज़ों का आकलन हम मुकम्मल तरीके से कर रहे हैं और अभी हमारा जो फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना, वो हम कर रहे हैं। के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करता नजर आया। इसके बाद पहले वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी टारगेट लॉक होते ही मिसाइल दाग दी और जैसे ही हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उड़ता दिखा। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। और इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी की थी और इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे मारा जाए, जिसके लिए रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास बने कई गोदामों को या तो तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। ये वो गोदाम थे जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था ताकि जंग के दौरान कोई भूखा न रहे। यूक्रेन के इसी तरह के एक बड़े गोदाम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि रूसी सेना ने उस गोदाम को भी निशाने पर लिया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकी और उसके जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर
राजधानी दिल्ली को साजिश के तहत हिंसा में झोंकने की साजिश हुई है। शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के समय जमकर हिंसा हुई। जब ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से होकर गुजर रही थी तो उपद्रवियों ने पथराव किया। इसके बाद वहां भगदड़ मची। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी इसके बाद पथराव शुरू किया। बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर बरसाए। शरारती तत्वों ने मोटरसाइकिल में आग लगाई, वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 6 जवान घायल हो गए हैं, जबकि एक सब इंस्पेक्टर को उपद्रवियों की गोली लगी। हिंसा के बाद इसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से फोन पर बात की। इसके बाद गृह मंत्रालय ने आरएएफ की अतिरिक्त टुकड़ी हिंसा वाली जगह पर भेजी। फिलहाल जहांगीरपुरी में हालात काबू में हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल क्या हुआ। दरअसल कल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा जैसे ही निकाली जा रही थी वहां पर पथराव होता है, भीड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं। उसके बाद 2 समुदायों में झड़प होती है, वहां पर आगजनी भी की जाती है, गाड़ियों में आगजनी की जाती है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 40 से 50 पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरी तरह से शोभा यात्रा के साथ शामिल थे। शोभा यात्रा को परमिशन मिली थी और ये रूट जो देख रहे हैं इसकी तरफ शोभा यात्रा को जाना था। तभी एक फायर भी हुआ है और उसमें एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है। ये फायर शरारती तत्वों की तरफ से किया गया है, जो दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। और कुल 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक वो शख्स भी है जो शरारती तत्वों में शामिल था, उसे भी चोट लगी है, दिल्ली पुलिस का कहना है। और जो शोभा यात्रा के दौरान जो भीड़ थी, जो अचानक से जिसने पथराव करना शुरू करा शोभा यात्रा पे, उनकी तादाद करीबन 300 से 400 के आसपास थी, जो दिल्ली पुलिस के चश्मदीद पुलिसकर्मी उन्होंने बताया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फायर के अधिकारी आए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, एक स्कूटी में आग लगाई गई है और जिसके बाद जो है पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला है और लोगों से शांति बनाने की अपील की है। पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, जो स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक है उन्होंने ऑफिशियल जानकारी दी है। और देखिए नॉर्थ जिले के जो डीसीपी है सागर कलसी है, वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। कई इलाके के डीसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खुद गृह मंत्री जो है वो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लगातार दीपेंद्र पाठक से फोन पे बात की और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस ने इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जहांगीरपुरी थाने में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें आगजनी और जो उत्पाद मचाना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, सरकारी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाना है, उनको चोट पहुंचाना। इसके अलावा 307 यानी कि हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज करा है, जो ऑफिशियल जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। और पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाई गई है। ड्रोन से जगह जगह पर नजर रखी जा रही है। मेरे सहयोगी इस वक्त जावेद फोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? देखिए, जहांगीरपुर में कल जिस तरह से ये घटना सामने आई, उसके बाद अभी स्थिति नियंत्रण में है। रात भर पुलिस की मुस्तैदी रही है, चौकसी रही है। कोई भी असामाजिक तत्व फिर से इस तरह की हरकत न करे, उसको लेकर पुलिस की पूरी कोशिश थी। और जो खुद दीपेंद्र पाठक है, पुलिस के आला अधिकारी, वो खुद मौके पर मौजूद रहे, स्थिति कंट्रोल में रही। लेकिन जिस तरह की कल घटना हुई है, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली भी लगी है, तो एक बड़ी घटना कल हुई है। लेकिन फिलहाल जहांगीरपुर में जिस जगह कल ये घटना हुई थी, वहाँ स्थिति काबू में है। जी ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल हिंसा के बाद इलाके में तनाव है। गृह मंत्रालय ने भारी तादाद में CRPF के जवानों को इलाके में तैनात कर दिया है। दिल्ली हिंसा के चश्मदीदों ने अपनी आंखों से क्या देखा, उनकी आप बीती आप भी सुनिए। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहां से निकल रहा था, कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पे पथराव कर दिया। 5 से 6 बजे की घटना है। हम मतलब हमारा जो साउंड का काम है, उस समय हमारी साउंड लोड होके जा रही थी प्रोग्राम पे। तो उस समय हम लोग बाहर आए, हमने देखा यहाँ पे मतलब जो हनुमान जी थे उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे जो हाथ वगैरह मिला रहे थे, माला वगैरह डली हुई थी। हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पे दंगाई चल रही है, लेकिन जब दंगाई चल रही है लोगों पे पथराव किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं किया जा रहा। असल में पता नहीं वो लोग कौन थे, लेकिन अगर जब पथराव किया जा रहा है तो
आम इंसान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? किन लोगों को? यहाँ पे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे, लेकिन उन पे ऐसा कुछ नहीं करा गया। यहाँ पे चक्कू बोतल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। ये मैं अपनी दुकान का सामान समेट रहा हूँ दंगे से पहले। जब भीड़ इधर उधर भाग रही थी तो अपना सामान समेट रहा था कि कुछ तो बचा लूँ मैं जी। लेकिन मैं अपना कैश नहीं बचा पाया। कैश नहीं बचा पाया, कुछ सामान जो बाहर और नीचे रखा होता वो सब लुट गया है जी जी। और ये लगभग 20,000 रुपए के आसपास जो मेरा अंदाजा है, और बाकी मुझे बाद में पता लगेगा। जो कैश था वो यहाँ से लुट गया है। जावेद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, हम लोगों की आप बीती सुन रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि ये कौन लोग थे जिसने ये दंगों की साजिश रची? क्या ये पूर्व नियोजित था? देखिए, जिस तरह से कल ये घटना सामने आई है और पथराव हुआ है, तो लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला पूर्व नियोजित था। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि जो भी उपद्रवी थे जिन्होंने कल इस घटना को अंजाम दिया वो बख्शे नहीं जाएंगे। और संगीन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश बहुत गहनता से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल ये घटना की वीडियो सामने आई है, जगह जगह सीसीटीवी अब खंगाले जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तौर पर जो पुलिस की कोशिश है वो ये थी कि जो इलाका है वहाँ पर शांति कायम हो, और पुलिस उसमें कम से कम सफल नजर आ रही है। कल घटना के बाद से अभी मौके पर शांति नजर आ रही है, लेकिन तनाव बना हुआ है जी। ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल दिल्ली में हिंसा के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। सभी दलों ने दोनों ही पक्षों से शांति की अपील की है और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात कही। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहांगीरपुर की घटना सिर्फ एक सहयोग नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंदुओं का त्योहार होता है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? दिल्ली को अशांत करने की जो इस साजिश है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है। और हम मांग करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूं होम मिनिस्टर से और पुलिस कमिश्नर से तुरंत कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इधर दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने भी लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गृहमंत्री अमित शाह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कभी मैं इधर आने की कोशिश करता था, फिर ऐसे हालात थे, फिर 1-2 बार कोशिश की, फिर क्या ठहर के आता, फिर घर चले गया, फिर नींद नहीं आ रही थी, बेचैन था, आई कुडंट स्लीप ऑल द नाइट। एंड बस यही था कि मैं खुद जाके देख के आऊँ, और माननीय गृह मंत्री जी भी जाग रहे हैं, एक मिनट का जायज़ा ले रहे हैं। जावेद, तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो अब इस हिंसा पर भी टकराव देखने को मिल रहा है दोनों सरकारों के बीच। देखिए, आमतौर पर जब भी इस तरह का मामला सामने खड़ा होता है तो ये प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली का वो केंद्र के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो सीधे तौर पर कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने शांति की अपील की और साथ ही केंद्र सरकार से अपील भी की कि मौके पर शांति रहे, और साथ ही जो उपराज्यपाल हैं उनसे मुलाकात भी की, और वो उन्होंने ट्वीट भी किया कि उपराज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। तो ऐसे में अभी
कोई फौरी तौर पर सभी राजनीतिक दलों की कोशिश ये थी कि ये संदेश जाए कि इलाके में शांति आए, बयान से किसी तरह का मामला और खराब ना हो। लेकिन अब जो इलाका है वो पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है। जी ठीक है जावेद, आपके पास लौटेंगे हम। दरअसल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव की सूचना जैसे ही गृह मंत्रालय में पहुंची, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से बात की है। उन्होंने हिंसा के मद्देनजर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति कंट्रोल में होने की बात कही। ये देखिए बिल्कुल दीपेंद्र सर हमारे साथ है, बिल्कुल हम बात करेंगे। सर आप एफआईआर के बारे में थोड़ा बता दीजिए और कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? जी देखिए, पुलिसकर्मी जितने घायल हैं इसका आकलन हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। सर जैसा आपने बताया सर कि 40-50 पुलिसकर्मी इस शोभा यात्रा के साथ मौजूद थे जो चश्मदीद भी थे, तो उन्होंने क्या बताया है सर आप लोगों को? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये जो न्यूएंसेस है ये हम पूछताछ कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस पर बात। सब इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है उन्हें बुलेट इंजरी लगी, तो क्या फायरिंग हुई है सर? यस, उसका हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। और सर क्या पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है या आपने आंसू गैस के गोले छोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और ये सारा चीज़ों का आकलन हम मुकम्मल तरीके से कर रहे हैं और अभी हमारा जो फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना, वो हम कर रहे हैं। जावेद, हम पुलिस कमिश्नर को सुन रहे थे, आप ये बताइए कि अभी क्या इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है, हम मौके पर मौजूद हैं। यहाँ फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि दोबारा से जो जिस तरह की तस्वीर बनी थी वो तस्वीर ना बने, लेकिन ये निश्चित है कि पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिस तरह से आनंद बता रहे थे कि 360 तक का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ऐसे में जो उपद्रवी थे उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पुलिस की फौरी तौर पर कोशिश यही है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। लेकिन ये भरोसा दिलाया गया है जो भी उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा की वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जो आला पुलिस अधिकारी उनकी तरफ से कहा गया है। जी ठीक है, न्यूज़ 18 इंडिया भी लोगों से अपील करता है कि अफवाह पर ध्यान ना दे, शांति बनाए रखे। दरअसल दिल्ली हिंसा के बाद पड़ोसी राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हिंसा के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां से गुजरने वालों पर जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसका असर नोएडा में दिखा, जहां नोएडा के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार सड़कों पर गश्त करते दिखाई दिए। उन्होंने नोएडा के सभी थाना प्रभारी को चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। दिशा निर्देश ये है कि जनरली कई बार ऐसे मौक़ों पर जैसे घटना सीमावर्ती राज्य में हुई है तो कई बार लोगों में अफवाहें फैलने की आशंका रहती है, तो लोगों को इसके लिए अवेयर किया गया किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। अब बात पुतिन के केजीएफ स्टाइल की। हाल ही में दक्षिण भारत के सुपरस्टार यश और संजय दत्त की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई है। इस फिल्म का हीरो हिंसा और खून खराबे के दम पर सत्ता पर कब्जा करता है और उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उसकी जिद की वजह से कितनी जानें जा रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इन दिनों यूक्रेन और नेटो के देशों से केजीएफ स्टाइल में बदला ले रहे हैं। उन्होंने भी इस महायुद्ध के चैप्टर 2 का ऐलान कर दिया है।
22 दिन बाद पुतिन का सबसे बड़ा प्रहार। नौ मई को होगा सबसे बड़ा नरसंहार। पुतिन दबाएंगे न्यूक्लियर बटन। कहर ढाएंगे केमिकल हथियार। दुनिया भर के कई विशेषज्ञों को लगता है कि 9 मई तक व्लादिमीर पुतिन अपने प्लान बी को अमली जामा पहना देंगे और इस प्लान बी के जरिए पुतिन अपना चेहरा बचाने की कोशिश करेंगे। यानी तब तक उनकी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेगी और पुतिन दुनिया से कह देंगे कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। और ये सब होगा 9 मई के दिन, जब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होगा। 9 मई 1945 को नाजी जर्मनी की सेनाओं ने यूएसएसआर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस दिन को रूस और सोवियत संघ में शामिल रहे कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। सिर्फ यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके ही संतुष्ट हो जाएंगे या फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 9 मई तक पुतिन अपने प्लान बी को नहीं बल्कि इस युद्ध के चैप्टर 2 को उसके अंत तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लेकर केमिकल हथियारों तक के इस्तेमाल की आशंका शामिल है। पुतिन कोई विध्वंसकारी फैसला इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं। इस युद्ध में उनके कई बड़े सैन्य अधिकारी जान गंवा चुके हैं। जो जीत उन्हें चाहिए थी वो अभी तक हासिल नहीं हुई है और दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो इस समय रूस के साथ खड़े हैं। लेकिन पुतिन को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वो केजीएफ के रॉकी की तरह मानते हैं, मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। और 9 मई से पहले वो यूक्रेन के खिलाफ तबाही की ऐसी तलवार चला सकते हैं जो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में पूरी दुनिया को रक्त रंजित कर सकती है। यूक्रेन का क्लेम है और वेस्टर्न कंट्रीज का क्लेम है कि ब्लैक सी के अंदर उन्होंने मॉस्कोवा को अटैक करके डुबो दिया। ये खबर अपने आप में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकती है, प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है तो ये बहुत चिंताजनक बात होगी क्योंकि रशिया इसको बड़े आसानी से नहीं हजम करेगा। वो इसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढेगा यूक्रेन और नेटो फोर्सेस के खिलाफ। मुझे लगता है कि ये पहला एक ऐसा अटैक होगा जो इस पूरे वॉर का डायमेंशन बदल देगा। ये वॉर अपने आप में एक बड़े वॉर में एस्केलेट कर सकती है अगर मॉस्कोवा को सही में वेस्टर्न कंट्रीज ने डुबोया होगा। गॉड ब्लेस, ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। पुतिन ने प्रण लिया है कि वो 9 मई तक इस युद्ध को अपने मन मुताबिक अंजाम तक पहुंचा देंगे। पुतिन का ये केजीएफ स्टाइल वाला बदला दुनिया पर कैसे भारी पड़ सकता है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाएगा। इस युद्ध में न्यूक्लियर और केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की कितनी आशंका है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि पुतिन का अगला कदम क्या हो सकता है। 52 दिन पहले जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो रूस के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव थी। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेनाएं बेलारूस की दिशा से चेर्नोबिल के रास्ते आगे बढ़ रही थी और रूस के बेलगोरोद शहर की तरफ से भी रूसी सेना का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। इस दौरान चर्निहिव और सुमी जैसे शहरों में भयंकर लड़ाई हुई
लेकिन जब यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के 64 किलोमीटर लंबे सैन्य काफिले को कीव के बाहर रोक दिया तो रूस की सेना वापस पूर्वी दिशा की तरफ लौटने लगी। इसके अलावा क्राइमिया की दिशा से रूस की सेनाओं ने ओडेसा पर भी हमला किया, जो ब्लैक सी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और जो सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अब भी रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव का खेल चल रहा है, लेकिन अब रूस की सेनाओं का फोकस डोनबास इलाके की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो पिछले काफी अरसे से रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में था। इसके अलावा डोनबास के केंद्र से करीब 200 किलोमीटर दूर मारियोपोल इलाके में भी भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। सामरिक दृष्टि से ये इलाका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मारियोपोल पर जिसका कब्जा होगा उसका सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी पर भी नियंत्रण होगा। इसलिए अब कीव, चर्नोबिल और चर्निहिव जैसे शहरों से वापस लौटी रूसी सेनाएं डोनबास को घेरने और मारियोपोल को जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन 9 मई तक यानी सिर्फ 22 दिनों में रूस के लिए ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है और इसलिए आशंका जताई जा रही है कि ऐसा न कर पाने की स्थिति में पुतिन और भी झुंझला सकते हैं और कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की गारंटी बन सकता है। विक्ट्री डे परेड में अभी तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त बाकी है और तब तक रूस की सेना को यूक्रेन पर एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देश, खासतौर से अमेरिका, हथियारों की मदद यूक्रेन को कर रहा है और यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में डटी हुई है, ऐसा संभव नहीं लगता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन के गुस्से से दुनिया वाकिफ है। पुतिन कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी के पश्चिमी छोर पर ओडेसा के पास नेटो अपना सीक्रेट बेस बना रहा है और जिस तरह से यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के मॉस्कोवा जहाज को एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की मदद से डुबोया, उसने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दिया है और अब वो पूरे यूक्रेन को पाताल लोक बनाने की जिद पाल सकते हैं और अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया तो उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। जी, कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई कि मॉस्कवा जो एक रशियन वॉरशिप है और काफ़ी बड़ी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रशियन वॉरशिप है, उसको यूक्रेन की मिसाइल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शुरू में रशिया ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक नेचुरल एक्सीडेंटल फायर थी जिसके वजह से वो वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो गई, ना कि यूक्रेन की मिसाइल्स के द्वारा। हालांकि यूक्रेन ने हमेशा से इस बात को क्लेम किया कि ये हमारे हमले की वजह से हुई है। इस बीच यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है मारियोपोल से। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने दावा किया है कि जंग की वजह से मारियोपोल में 1 लाख लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सचिव ने आरोप लगाया कि रूस के हमलों की वजह से मारियोपोल में लोग भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिनकी तादाद करीब 1 लाख के आसपास है। Підтримку для України, про посилення санкційної політики проти Росії, про ситуації на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо про Маріуполь, та про варіанти допомоги захисникам. राजधानी दिल्ली को हिंसा में झोंकने की साजिश हुई है। शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के समय जमकर हिंसा हुई। जब ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से होकर गुजर रही थी तो उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी इसके बाद पथराव शुरू कर दिया। बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर बरसाए। शरारती तत्वों ने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 6 जवान घायल हो गए, जबकि एक सब इंस्पेक्टर को उपद्रवियों की गोली लगी। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से फोन पर बात की है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने आरएएफ की अतिरिक्त टुकड़ी हिंसा वाली जगह पर भेजी है। फिलहाल जहांगीरपुरी में हालात काबू में है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, हनुमान जयंती पर बवाल होता है, शोभा यात्रा पर लोगों पर पथराव होता है, उसके बाद गाड़ियों में आगजनी भी की जाती है। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें 6 पुलिस वाले घायल हुए हैं और लगातार
हिंसा के वीडियो सामने आ रहे हैं और छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूरी रात दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की गई है। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, जिसमें नोएडा की बात करें, यूपी के कई इलाकों की बात करें, वहां पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि शांति कायम है। वहां पर अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो हिंसा के बाद इलाके में तनाव जरूर था। गृह मंत्रालय ने भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवानों को इलाके में तैनात किया है। दिल्ली हिंसा के चश्मदीदों ने अपनी आंखों से क्या देखा, उनकी आप बीती आप भी सुनिए। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहां से निकल रहा था, कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पे पथराव कर दिया। 5 से 6 बजे की घटना है। हम मतलब हमारा जो साउंड का काम है, उस समय हमारी साउंड लोड होके जा रही थी प्रोग्राम पे। तो उस समय हम लोग बाहर आए, हमने देखा यहाँ पे मतलब जो हनुमान जी थे उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे जो हाथ वगैरह मिला रहे थे, माला वगैरह डली हुई थी। हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पे दंगाई चल रही है, लेकिन जब दंगाई चल रही है लोगों पे पथराव किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं किया जा रहा। असल में पता नहीं वो लोग कौन थे, लेकिन अगर जब पथराव किया जा रहा है तो आम इंसान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? यहाँ पे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे, लेकिन उन पे ऐसा कुछ नहीं करा गया। यहाँ पे चक्कू बोटल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। ये मैं अपनी दुकान का सामान समेट रहा हूँ दंगे से पहले। जब भीड़ इधर उधर भाग रही थी तो अपना सामान समेट रहा था कि कुछ तो बचा लूँ मैं, लेकिन मैं अपना कैश नहीं बचा पाया। कैश नहीं बचा पाया, कुछ सामान जो बाहर और नीचे रखा होता वो सब लुट गया है। और ये लगभग 20,000 रुपये के आसपास जो मेरा अंदाजा है, और बाकी मुझे बाद में पता लगेगा। जो कैश था वो यहाँ से लुट गया है। तो कल जहांगीरपुर में जिस तरीके से बवाल होता है, उसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कल हनुमान जयंती थी, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी वक्त पथराव होता है। शोभा यात्रा में पुलिसकर्मी घायल होते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गए हैं। 2 समुदायों में इस घटना के बाद झड़प होती है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ होती है और अब वहां पर हालात नियंत्रण में है। जगह जगह संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है।